तो आज इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं हम लोग वर्जिनिटी को लेके। हमेशा सीरियस टॉपिक पे डिस्कस करना इतना अच्छा नहीं लगता। ये एक पॉपुलर अकाउंट है ट्विटर में, लाइफ मैथ मनी। इसके बहुत 200 के ऊपर इसके लाइक फॉलोअर्स है। तो इसने एक ट्वीट किया था जो कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ठीक है ना? To anyone who thinks only marry virgin woman is a controversial thing, too woke or Western, I have some used cars I would like to sell to you at हुँ, full हुँ। price. तो इस ट्वीट से बहुत लोगों की पता नहीं क्यों जल गई। बहुत लोगों की हुँ, जली हुँ। है। और ये लोग भी बहुत बड़े-बड़े लोग हैं, कोई आम लोग नहीं है आपकी और मेरे तरह। वेरिफाइड ट्विटर हैंडल्स हैं, उन लोगों की बहुत जली है इससे। हुँ, हुँ। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि लड़कियाँ जो मर्ज़ी करे, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वो तो आपको लिबरलाइज़ेशन, मॉडर्नाइज़ेशन, एम्पावरमेंट पता नहीं क्या-क्या और है इसमें, आप ये सब घुसा देते हो। तो जब उस वो कुछ बोल रहा है, एक लड़का बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे ऐसी लड़की से कोई शादी करनी नहीं है या फिर उसको मैंने डेट भी नहीं करना, जिसके पिछले से 10-15 बॉयफ्रेंड रहे हो और सबके साथ उसके रिलेशनशिप हो। इट्स माय लाइफ एंड डेफिनिटली इट वुड बी माय चॉइस। मैं कैसे अपनी ज़िंदगी गुज़ारूँगा। तो जब जो लोग प्रो चॉइस की बकवास करते हैं, तो जब मर्द उनका चॉइस इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो इन लोगों को इतनी जलन क्यों होती है? ये बात मेरे समझ से परे है, क्योंकि कुछ लोगों का तो हमारा आपका ब्लड ग्रुप ए-बी नेगेटिव या पॉज़िटिव होगा, इनका हिपोक्रेसी पॉज़िटिव है और डबल स्टैंडर्ड पॉज़िटिव है। सारी दुनिया के लिए एक नियम और अपने लिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई एक नियम। ये सिर्फ़ डिबेट की बात नहीं है कि ज़्यादा लोगों के साथ वर्जिनिटी का जो इश्यू है, ज़्यादा लोगों के साथ अगर आपके रिलेशनशिप होते हैं, तो इन द लॉन्ग रन वो आपके रिलेशनशिप को, आपके पर्सनैलिटी को अफ़ेक्ट करते हैं इन अ नेगेटिव वे। अब चाहे वो आप पुरुष हों या आप महिला हों, वो कोई भी हो, सृष्टि का नियम है, वो करेगा ही करेगा। बायोलॉजी ऐसे ही काम करती है कि आप फॉर एन एग्ज़ाम्पल देखो, अगर आप एक गाय को सेम खाना दो और वही सेम खाना आप भी खाओ, तो कभी भी गलती से वो गाय इंसान नहीं बन जाएगा और आप गाय नहीं बन जाओगे। क्योंकि क्यों नहीं बनोगे? क्योंकि आपका जो बॉडी है, उसकी जो फिज़िकल मेमोरी है, वो उसको याद रखती है कि इतने सालों के इवोल्यूशन के बाद ये साइज़ तुमको मिला है, ये शेप में तुमको रहना है, इस शेप के बाहर तुमको नहीं जाना। ये हमारी फिज़िकल मेमोरी है। तो जब आप इतने लोगों के साथ वो सब करते हो, ये मतलब अ, अंधा अनुकरण जो है, जो मतलब वेस्ट में जो हो रहा है, वो सब अच्छा है। उनका उनके यहाँ का कल्चर ही ऐसा है, अडल्टरी, सिंगल मदर्स, डिवोर्स, ये सब कुछ वहाँ की आम बातें हैं। जैसे आप देख लो, अमेरिका की मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है, उनको उनके पास कोई बाप नहीं है। फॉर व्हाटएवर रीज़न्स, वहाँ पे बहुत कारण है और अभी जो वहाँ पे सिचुएशन चल रही है, थोड़े 1 आध साल पहले एक सर्वे आया था, जिसके मुताबिक अ, उन्होंने जो सैंपल लिया था, उनके सैंपल के हिसाब से 1000 में से सिर्फ 7.5, शायद मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, 7.5 ऐसा ही कुछ होगा, मान लेते हैं कि 8 बंदे, 1000 में से 8 बंदे सिर्फ अभी अमेरिका में शादी के लिए इंटरेस्टेड है। तो इसका इससे क्या लेना-देना? लेना-देना ये है कि जब बंदे को पता है पहले से कि मैं जिसको प्यार करूँगा, शादी करूँगा, अपना समझ के घर में लाऊँगा, वो मेरे प्रति लॉयल रहेगी नहीं। और शादी से पहले भी इसके पता नहीं कहाँ-कहाँ चक्कर तो कन्फर्म चल रहे थे, जो शायद ही मेरे को कभी पता चले। तो अगर शादी से पहले कर सकती है या कर सकता है, तो शादी के बाद भी कर सकती है, ठीक है ना? और लाइफ मैथ मनी ने जो बोला, मैं उसको 100% खुला नंगा सपोर्ट करता हूँ कि अगर आप मतलब मेरी जितनी औकात है, मैं उसके हिसाब से ही सपना देखूँगा ना। अगर मैं खुद वर्जिन नहीं हूँ, तो मैं कैसे सपने देख सकता हूँ कि मैं मुझे मुझे वर्जिन मिलेगा, ठीक है? वो एक बात है।
और दूसरी बात ये है कि अगर आप मान लो कि 100 आदमी खड़े हैं आपके सामने और आपने एक चोर को गाली दे दिया, तो किसको बुरा लगेगा भाई? वो जो 100 शरीफ आदमी खड़े हैं उनको बुरा लगेगा कि चोर को बुरा लगेगा? तो लाइफ मैथ मनी ने जो बोला, उससे इन सारे वेरिफाइड प्रोफाइल्स और जितने भी कई सारे हैं, बड़े-बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कुछ, कुछ-कुछ तो हैं। इन लोगों को इतना बुरा क्यों लगा? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। आप लोग समझदार हैं, सब कुछ बोल के बताने की ज़रूरत नहीं होती कि पर्टिकुलरली उसने जो बोला, उसने तो किसी का नाम नहीं लिया, वो नहीं लिया। पर्टिकुलरली उन लोगों को क्यों इतनी जल गई उनकी कि सोशल मीडिया पे रोने-धोने लग गए। तो हाँ, इसी पे और भी थैंक आगे यू। भी वही डिस्कस करेंगे। तो आपने जो बताया इससे मैं पूरा सहमत हूँ कि एक आदमी का जो है वो अपना खुद का उसका डिसीजन हो सकता है कि उसको कैसी बीवी चाहिए, वो पूरा उसके मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो है जब ये पर्टिकुलर टॉपिक आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं अपने तरफ से थोड़ा-सा कोशिश करूँगा कि ये जो वर्जिनिटी चीज़ है इसको अगर हम लोग सिक्का मान लेते हैं, तो सिक्के का दोनों पहलू को थोड़ा-सा हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। ए तो सबसे पहला बात आता है कि वर्जिनिटी जो है वर्ड कहाँ से आया? तो ये एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है, एक वर्जिनी करके एक फ्रेंच वर्ड से ये बाद में इंग्लिश में गया है। तो इसका जो मतलब बनता है वो है कि सेक्सुअली इंटैक्ट वुमन और गर्ल, मतलब कोई औरत जो सेक्सुअली इनएक्सपीरियंस्ड हो या फिर इन्वॉल्व ना हुआ हो कभी भी लाइफ में, वो जो है उसको वर्जिन बोला जाता है। तो बाद में फेमिनिस्ट लोगों ने इसको थोड़ा-सा तोड़-मरोड़ के ऐसा बना दिया कि आदमी का भी वर्जिनिटी लॉस होता है जब, और उसको डेफिनेशन कुछ ऐसा बना दिया कि आप अगर सेक्सुअल मतलब कोई भी चीज़ में अगर इन्वॉल्व्ड हो जाते हैं तो आपका वर्जिनिटी लॉस हो जाता है। लेकिन इसका जो ट्रेडिशनल मीनिंग था उसका मीनिंग ऐसा नहीं था। वर्जिनिटी इज़ ऑल अबाउट द वेजाइनल पेनिट्रेशन ऑफ ए गर्ल। तो ये था जो उसका मेन जो डेफिनेशन था। तो अभी के टाइम में जो हो रहा है वर्जिनिटी का, हम लोग जैसे आपने रॉनी भाई ने पहले ही बताया ये वाला चीज़ कि हम लोगों को किसी के जीने के तरीके से हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, कि आप अगर अपने तरीके से जीते हो और आप जब किसी के लाइफ में एंटर करते हो और उससे उस चीज़ को छुपाते हो, तो ये गलत बात है। आप वर्जिन नहीं हैं, आपका कुछ बॉयफ्रेंड्स थे वगैरह थे। हो सकता है कि आपने ये बात अपने लेटेस्ट बॉयफ्रेंड को बताया हुआ हो, जिससे आपका शादी होने वाला है। लेकिन मैरिज जो है सिर्फ़ एक पति और पत्नी का नहीं है, ये फैमिली का भी बात आता है, एक सोसाइटी का भी बात आता है। तो आपको इस चीज़ में मेक श्योर करना चाहिए कि आपके बारे में जो है आपके पूरा इन-लॉज़ वग़ैरह जो है वो लोग भी जाने पूरी तरह से कि आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो माय वे, माय लाइफ, माय रूल्स, इस टाइप का अगर आपका है, तो हम लोग इस चीज़ को लेके हम लोग पहले भी वीडियोज़ बना चुके हैं कि उन लोगों को कैसे जीना चाहिए, तो हम लोग इसको रिपीट नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो बेसिकली हम लोग एक चीज़ देखते हैं, एंशिएंट टाइम में क्या होता था, हम लोग अगर स्क्रिप्चर्स के थ्रू में जाएँगे तो ज़्यादातर स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि लड़कियों का जब वो प्यूबर्टी को जब वो लोग रीच करते हैं, उसको रीच करने से पहले ही उन लोगों को शादी कर देना चाहिए या शादी करा देना चाहिए। तो ये किस लिए होता है, ये वाला चीज़ हम लोग को थोड़ा-सा समझना है कि वो लोग मतलब आज के टाइम में बोलते हैं बैकडेटेड, बैकडेटेड। तो एक्चुअली क्या वो बैकडेटेड था?
अगर आज के टाइम में हम लोग इंस्टाग्राम खोलते हैं या फिर उसी टाइप का अगर बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं वहाँ पे खोलते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि छोटे-छोटे जो लड़कियाँ हैं, वो भी उस उम्र का जो अभी तक टीनेज में भी नहीं पहुँची है। उन लोगों का जो जिस तरीके का फ़ोटो आते हैं, जिस तरीके का बयान आता है, उससे जिस तरह का कन्फेशन आता है उन लोगों के तरफ से, उससे हम लोगों को पूरा पता चलता है कि हम लोगों के स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ था, वो गलत नहीं था। लेकिन इसका अभी हम लोग ऐसे बना दिए हैं कि क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक जो है, एक सोसाइटी के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के तरफ से जो टाइप से अटैक कर रहे हैं। तो ये भी उसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे लड़कियों को ये चीज़ बोला जाता है माय लाइफ माय चॉइस। फिर एक पॉर्न का भी एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जहाँ पे हिंदुस्तान की लड़कियों को अभी मतलब वो लोग नंबर 1 ऑडियंस बन गए हैं पॉर्न देखने में। तो इसका जो है एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है, और जहाँ पे लड़कियाँ पहले के टाइम में एवरेज एज जो था प्यूबर्टी का, वो होता था 13 इयर्स। मतलब वो बैक इन लाइक 20th सेंचुरी। और अभी के टाइम में जो है, अभी के टाइम में इतने ऑनलाइन कंटेंट से ओटीटी प्लेटफॉर्म है, मूवीज आ रहे हैं इस टाइप के, इसके चलते जो है इन लोगों का प्यूबर्टी और पहले हो जा रहा है। तो अगर हम लोग जो है शादी भले ही ना कराए, लेकिन हम लोगों को एज ऑफ कंसेंट जो है, एज ऑफ कंसेंट जो है हम लोगों को ज़रूर इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके चलते बहुत लड़कों को जो है खामखा मतलब जेल जाना पड़ रहा है, जहाँ पे रिलेशनशिप कंसेंशुअल होता है फिर भी जेल में जाना पड़ रहा है उन लोगों को। तो ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि सिर्फ लड़की देश का भविष्य नहीं होती है, लड़के भी देश का भविष्य होते हैं। अगर यहाँ पे 13 साल की लड़की और 13 साल का लड़के में कंसेंशुअल रिलेशनशिप हो जा रहा है, तो आप लड़के को ले जाके जेल में डाल दे रहे हो कि यहाँ पे पॉक्सो लग जाता है लड़के के ऊपर। तो ये कोई गर्व की बात नहीं है। ये हम लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ पे अगर कंसेंशुअल हो रहा है, इसका मतलब है कि लड़की इस उम्र में जो है अपना कंसेंट दे सकती है। तो हम लोग इसको क्यों 18 साल बना के रखे हैं? और अगर हम लोग सोच समझते हैं कि हाँ उसका और भी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो हम लोग ये जो कल्चर बना हुआ है, बीएफ जीएफ कल्चर, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डेटिंग कल्चर जो बना हुआ है, हम लोग इसके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाते कि आप इस उम्र से पहले जो है आपका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग कानूनन क्या लिए है, और इसके लिए क्या सज़ा आप लोगों ने तय किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो है जैसे हम लोग देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे जो है लड़के लोग ही भुगत रहे हैं। तो हम लोगों के लिए ये बहुत चिंताजनक बात है कि इसका वर्तमान क्या है और इसका भविष्य क्या है। तो अभी तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ, मैं आगे और पॉइंट्स रखूंगा इसके ऊपर। तो अभी मनीष जी से सुन लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी मनीष। जी भाई, तो मैंने आप लोगों की कॉन्वर्जेशन सुनी और काफ़ी हद तक मैं आप लोगों से सहमत हूँ। और जहाँ तक आती है बात की वर्जिनिटी की और हमारी जो हिस्ट्री थी उसकी, तो जब हम इस चीज़ को रिलेट करेंगे तो इसको पहले काफ़ी मतलब एक शुद्धता के रूप में देखा जाता था कि हाँ, मतलब अगर लड़की वर्जिन है तो वो शुद्ध है। एक मतलब एक कह सकते हैं इसको कि एक टैबू भी कह सकते हैं कि अगर कोई किसी का अगर वर्जिनिटी लूज़ हो चुका है किसी वजह से, तो उसको उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती थी, लोग गलत नज़रिए से देखते थे। और कई बारी मतलब ऐसा भी हो जाता था कि उस लड़की को जो है
सोसाइटी में जो वैल्यू मिलना चाहिए, जो वर्जिनिटी का जो पॉइंट है, इसको लेकर कई बार इसको एज़ अ टैबू भी देखा जाता था, जहाँ पर ये होता था कि अगर किसी की वर्जिनिटी जस्ट इन केस किसी वजह से लूज़ हो चुकी है, तो उसको नॉर्मल तरीके से नहीं देखते थे लोग, काफ़ी घृणा मिलती थी उसको, काफ़ी मतलब कहते थे कि उसको मतलब काफ़ी बदचलन टाइप या जो भी आप समझ लें, उसके कैरेक्टर तक पे बात आ जाती थी। तो इस तरह का माहौल था। धीरे-धीरे जो मॉडर्नाइज़ेशन आया, जो रिवॉल्यूशन आया सोसाइटी में, सोच में बदलाव आया और एक हद तक बात आ गई कि बात यहाँ तक जाने लग गई कि लड़के जब अपना वर्जिनिटी लूज़ कर जाते हैं, तो लड़कियों को ही इसकी पाबंदी क्यों है? तो ख़ैर ये तो एक अलग बात हो गई, मगर अब देखें कि किसी की अगर जो डिज़ायर्स होती हैं, अगर किसी की नेचुरली किसी की डिज़ायर ज़्यादा है, किसी की कम होती है, तो इसमें अगर हम देखें तो जेंडर वाइज़ भी जो एक लड़की है उसकी डिज़ायर कुछ ज़्यादा होते हैं, लड़कों के डिज़ायर थोड़े कम होते हैं, ना उतनी ज़्यादा जो कहते हैं एक जो लेवल होता है, उतना लेवल जो एक लड़की का होता है, वो एक लड़का रीच नहीं कर पाता कभी भी। तो ख़ैर और इस चीज़ से उनके अंदर जो एक महत्वाकांक्षा होती है या एक इच्छा होती है देखने की, इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करने की, वो हमसे कहीं ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हमारे पूर्वज जो थे, वो ये करते थे कि कम उम्र में शादियाँ कर दिया करते थे, ताकि इस तरह की कोई दिक्कतें जो है, वो फ़ेस ना करनी पड़े, जैसे कि आज हम अपने सोसाइटी में देख रहे हैं। एजुकेशन के नाम पे आजकल लड़कियाँ 30 इयर्स, 35 इयर्स तक पढ़ रही हैं और उस बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। ऑब्वियसली क्योंकि जो एक डिमांड है नेचुरल डिमांड कह सकते हैं उसको, किसी की ये एक तरह से व्यक्तिगत डिमांड भी है, मगर ये एक नेचुरल डिमांड भी है। अगर किसी के पास बॉडी है, तो उसको वो डिमांड रहेगी, एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप की भी एक डिमांड अपने आप आएगी। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं और अगर आप 30 साल के बाद अगर आप किसी से शादी करते हो आज की डेट में, तो आप ये गारंटी नहीं ले सकते कि जिससे आप शादी कर रहे हो, वो वर्जिन लड़का है या लड़की है। लेकिन अगर देखा जाए तो लड़कियों को इसमें प्रायोरिटी है। लड़कियों के पास ऑप्शंस हैं, लड़का चूज़ी नहीं हो सकता इन मामलों में। क्योंकि अगर आज की डेट में अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा कर लेता है, तो उसको काफ़ी अलग नज़रिए से देखते हैं। अरे यार! ये तो प्लेबॉय है, ये तो ऐसा है, ये लड़कियों को वो करता है मतलब लड़कियों के साथ गलत काम करता है और उसको बहुत ज़्यादा दुत्कारते हैं, उल्टा हो गया। और वहीं अगर कोई लड़की ये कर रही है, तो भाई बड़ी मॉडर्न है, बहुत मॉडर्न है, लड़के घुमाती है, ये करती है, भाई बहुत कूल है वो तो। इस तरह से चल रहा है और एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। कुछ एक लोग होते हैं जो निंदा भी करते हैं इस चीज़ की, मगर एप्रिशिएट बहुत ज़्यादा हो रहा है ये चीज़ कि भई इट्स हर चॉइस, है कि नहीं? तो इट्स हर चॉइस, तो वो 5 को लेके घूमे या 6 को लेके घूमे या वो 10 को लेकर घूमे, हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और वहीं अगर लड़का अगर एक लड़की के साथ कमिटेड है और अगर गलती से किसी और की तरफ अगर वो अट्रैक्टेड हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि उसके ऊपर किसी मतलब कई तरीके के चार्जेज़, लीगल चार्जेज़ भी लग सकते हैं और कई तरह के सोसाइटी से एक्शन भी लिए जा सकते हैं। उसको मारा-पीटा भी जा सकता है और ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि उसके लिए कोई प्रोटेक्शन लॉ भी नहीं है। तो इस तरह का ये चल रहा है। अब यहाँ पर ये भी देखना है कि बराबरी की जब हम बात करें, तो फिर वही बात आ जाती है कि बराबरी कहाँ है? आप पर्सनल चॉइसेस में भी आप बराबरी नहीं कर पा रहे क्योंकि सिर्फ़ आप एक मर्द हो। आप अपनी पर्सनल चॉइसेस में भी आप बराबरी नहीं कर सकते किसी की। किसी की इन द सेंस किसी लड़की की। वहीं पर लड़की के पास हर चीज़ का ऑप्शन है। आपसे अब देखिए अगर उसके सामने ऑप्शन रखा जाए कि भाई तुम्हें शादी करनी है, तो वो लड़की 15-20 लड़के रिजेक्ट करके 21 31-40वें लड़के को शादी करेगी। क्योंकि उसको हर चीज़ देखनी है, लड़का भई स्मार्ट होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, उसके पास बंगला, गाड़ी सब कुछ होना चाहिए। अपने माता-पिता से अलग रहना चाहिए। काफ़ी सारी डिमांड्स हैं। मगर क्या लड़के के पास आज की डेट में कोई लड़का इतनी डिमांड्स करता है?
और अगर करता भी है तो क्या उसकी डिमांड पूरी हो पाती है? नहीं हो पाती है। तो ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसा कि रोनी भाई बोल रहे थे कि अमेरिका में आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को ये नहीं मालूम कि उनका बाप कौन है, तो हम भी 10-15 साल और इंतज़ार करें। ये चीज़ यहाँ पर भी होगी, जब बच्चे अपना नाम सिर्फ़ रॉकी, सिर्फ़ जो है रीटा, गीता ये बना के चलेंगे, उनको अपने सरनेम का पता ही नहीं होगा कि सरनेम क्या है कि नहीं? तो रोनी भाई आप बताइए। जी, आपने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे मैं सिर्फ़ लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं दोनों को बोल रहा हूँ कि जब आप ऐसे अ, मैं तो इसको इल्लिसिट रिलेशनशिप्स ही कहूँगा, क्योंकि इसमें कोई ये क्या है कि नो स्ट्रिंग अटैच्ड जो है ना, कि 1 साल तक 2 साल तक या आजकल तो कुछ चंद महीने, हफ्तों तक भी रिलेशनशिप चलते हैं लोगों के। तो उसमें जाते हो, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बन जाते हो, थोड़ा दिन एन्जॉय कर लिया, छोड़ दिए, ठीक है ना? तो जो पहले एक हस्बैंड और वाइफ में जो बॉन्डिंग होता था, वो आज होता नहीं है। तो जब आप इतने सारे लोगों को, इतने सारे लड़कियाँ घुमा के, इतने सारे लड़के घुमा के आप जब सेटल करने की सोचेंगे, शादी करेंगे, तो आपको शादी शादी के बाद तुरंत ही ये ख़्याल आएगा कि यार मेरी पिछली वाली जो गर्लफ्रेंड थी, वो अभी के बॉयफ्रेंड से ज़्यादा अच्छी अभी के मेरी वाइफ़ से ज़्यादा अच्छी थी। और लड़की भी सेम सोचेगी कि मेरा जो पहले बॉयफ्रेंड था, वो मेरे पति से बहुत अच्छा था। तो जो हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स जो हैं, जो इतनी हाई मतलब क्या बोलूँ उसको मैं, इतने हाई रेट पे चले गए हैं अभी। रिसेंटली जब एक स्टडी सर्वे किया गया था, उसपे कोलकाता, मुंबई और बैंगलोर को टॉप 3 पोज़ीशन मिली थी एडल्टरी के मामले में। उसमें भी मुझे ठीक से अभी याद नहीं आ रहा शायद 77% जो मैरिड वुमेन हैं, विवाहित जो महिलाएँ हैं, वो चीट कर रही हैं। तो अगर ओवरऑल इसको देखें, तो आप ये सब कुछ करके, आप इसको नाम कोई भी दे दो। आप इसको नाम कोई भी दे दो, लेकिन एट द एंड आपको रिज़ल्ट क्या मिल रहा है? भले ही सपने आपको कुछ भी दिखाए गए हों, क्योंकि सपने तो पॉलिटिशियंस भी आपको दिखाते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं। लेकिन इलेक्शन जाने के बाद क्या होता है, वो तो आप सबको पता है। तो जो भी ये लोग आपको इक्वालिटी या चॉइस, प्रो चॉइस, फ्रीडम वगैरह-वगैरह आपको बता के, आपको ये सब कुछ दिमाग में घुसा रहे हैं। जब आप ओल्ड एज तक चले जाते हो और आपके जवानी में किए गए कर्मों के कारण, कर्म नहीं, कुकर्मों के कारण, वो उसके जो बुरे परिणाम हैं, वो आपको आपके ओल्ड एज में भुगतने पड़ते हैं, तब आपको बचाने कौन आएगा? मैं ये एक जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, भले आप मर्द हो, आप औरत हो, कोई भी हो। तो जब आप ओल्ड एज में ऐसे गिर जाओगे जाके मुश्किलों में गिर जाओगे, तब आपको बचाने कोई फेमिनिस्ट नहीं आएगी। ये आप लिख के रख लो, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज एंटी फेमिनिस्ट जो है, वो सबसे ज़्यादा महिलाएँ हैं, पुरुष नहीं है। महिलाएँ सबसे ज़्यादा एंटी फेमिनिस्ट हैं और वो क्यों बनी हैं? क्योंकि वहाँ पे तो फेमिनिज़्म जल्दी शुरू हुआ था हमारे इधर से, क्योंकि उसकी उसका जो जन्म है वो पश्चिम में हुआ था, उन देशों में हुआ था। तो वहाँ के लोग तो धीरे-धीरे समझ रहे हैं इसको। जैसे मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी बोला था कि अमेरिका जैसे देशों में ज़्यादातर लोगों को बाप का पता ही नहीं है। फिर इंग्लैंड में चले जाओ, उधर तो बाप क्या चीज़ है वो आपको दिखेगा ही नहीं। और जो भी जिनमें भी दिखेंगे वो मिक्स्ड कल्चरल जो फैमिलीज़ है, जैसे इंडियन ब्रिटिश या पाकिस्तानी ब्रिटिश जो है, मतलब दूसरे देशों से जो लोग गए हैं उधर, ऐसे घरों में आपको पिता एक फादर फिगर आपको दिखेगा। अदरवाइज़ आप दूसरे जैसे वहाँ के जो नेटिव्स हैं, मतलब इंग्लिश होम्स में चले जाओ, वहाँ पे आपको इतना नहीं मिलेगा। माँ कहीं और है, बाप कहीं और है। माँ ने 4 शादी की, बाप ने भी 4 शादी की, बच्चे पता नहीं भई। बच्चे तो खुद कन्फ्यूज़ हैं। अगर स्टेप डैड, स्टेप मॉम आएँगे, सौतेला बाप-माँ आएँगे, तो 4-4 मिला के इधर हो गए 8-8 16। तो कितने माँ-बाप हो गए तुम्हारे? बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और मनीष भाई ने जो एक पॉइंट रखा कि वो तो है ही, कि
महिलाओं का वो तो सतयुग से चला आ रहा है। चाणक्य ने भी कहा था कि महिलाओं का जो काम उत्तेजना है, उनका जो सेक्सुअल डिजायर है, वो पुरुषों से 8 गुना ज्यादा होता है। तो कोई पुरुष किसी महिला को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता सेक्सुअली। ये एक रेड पिल है जो सारे मर्दों को ले लेना चाहिए। ये ले लो, ये है रियलिटी। आपको एज इट इज इसको एक्सेप्ट करके चलना होगा। आप कुछ कर नहीं सकते। रियलिटी को डिनाई सिर्फ लेडीज करती हैं। पुरुष के पास ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। जो करते हैं उनका बहुत बुरा हाल होता है बाद में। और एक और बात जो मनीष भाई ने पॉइंट रखी थी कि महिलाओं के पास ऐसे विषयों में उनके पास ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। ये जो टॉपिक है, आप गौर करके देखिए कि शुरुआत से, सृष्टि जब शुरू हुई थी तब से आप सोच के देखिए कि महिलाओं के पास ही सब ऑप्शंस थे। तब भी जब शादी वगैरह होते थे, जब आदिवासी लोग थे, जंगलों में रहते थे, वो लोग भी क्या होता था, जो उनका जो क्लैन होता है, उसमें जो अल्फा मेल होता था, सिर्फ उसको रिप्रोड्यूस करने का हक मिलता था, ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हो वो वो मजबूत हो। जो उसमें जो दुर्बल जो मर्द होते थे, उनको नहीं मौका मिलता था, उनको देते भी नहीं थे। उनको उसको शादी करने का कोई अधिकार नहीं होता था। उसको अपना परिवार खड़ा करने का भी कोई वो नहीं मिलता था। तो हाइपरगेमी जो है वो हमेशा से चलती आई है। महिलाओं के पास हमेशा से ऑप्शंस थी और हमेशा रहेगी। ये परिवर्तन नहीं होगा कि आज अगर कोई क्या कहते हैं इसको, जे कि अगर आज कोई आपके साथ या मतलब किसी भी लड़के के साथ कोई लड़की अगर आज आ रही है, तो सिर्फ इस वजह से आ रही है। आप ये सोच लो कि अगर उसका जो एक्स था, एक्स हस्बैंड हो या एक्स बॉयफ्रेंड हो, वो जो है, या तो वो अच्छा था, उसने उसको डंप कर दिया, किसी एक कारण उसको छोड़ दिया, ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा एक कारण हो सकता है जो कि आजकल के टाइम पे ज्यादा ही होता है, मैंने भी बहुत सारे देखे हैं। वो है कि उसका जो पहला जो था, एक्स था, उसके मुकाबले आप जो हैं कई गुना बेहतर हैं। फिजिकली बोल लो, फाइनेंशियली बोल लो, सोशली बोल लो, मतलब आप ज्यादा ताकतवर हैं। इन इन जनरल सेंस बोल रहा हूँ, ताकतवर फिजिकल सेंस में नहीं बोल रहा हूँ मैं। पैसा, रुतबा, सब कुछ, तो वो आपके पास आ रही है। और एक है कि वर्जिनिटी वर्जिनिटी बोल के हम लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब आप मर्द पुरुष दोनों, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, कि आपका सिर्फ फिजिकल रिलेशन जो है उसको आजकल इसको मतलब एक मजा लूटने का एक साधन के रूप में इसको छोड़ दिया गया है, और कुछ नहीं है ये। पैसा दो, काम करो, चले जाओ, ये हो गया है आज का। मतलब सुनने में भद्दा लगता है लेकिन यही सच है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि आपको आपकी लड़का लड़की दोनों की शादी होती थी कम उम्र में। और एक मिसकंसेप्शन है कि 12 13 14 साल के जब बच्ची को शादी करवा देते थे, तो उसके ससुराल भेज देते थे। जी नहीं, ससुराल नहीं भेजते थे, शादी करवा देते थे। पहले ही बता देते थे कि ये तुम्हारा पति है, तुम्हें इसके घर जाना है जब तुम्हारी उम्र हो जाए। ये मैंने बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनके लेक्चर्स में भी सुने हैं। मैं वहीं से कोट कर रहा हूँ। तो शादी, जो प्यूबर्टी की जो बात है, तो प्यूबर्टी वर्जिनिटी तो बाद में आएगी। पहले वो प्यूबर्टी के टाइम पे उसको बता दिया गया है दोनों को कि तुम्हें जाना इधर ही है, तुम भटक नहीं सकते। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि फिज़िकल रिलेशनशिप जो है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही होती थी, ठीक है ना? और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप कोई रिश्ता कोई भी रिश्ता हो, भले वो रोमांटिक रिलेशनशिप हो, भले वो बिज़नेस पार्टनरशिप हो, कुछ भी हो, बिना लॉयल्टी के बिना लॉयल्टी के कुछ चलता नहीं है ज़्यादा दिन। कभी ना कभी तो वो टूटेगा ही टूटेगा। तो जो पहले जो होता था कि हस्बैंड और रिलेशनशिप में हस्बैंड और वाइफ में जो बॉन्डिंग होती थी, वो आजकल के ज़माने में नहीं है। ये एक मेयर बिज़नेस डील की तरह हो गया है, जो मतलब बिज़नेस डील तो पहले फिर भी अच्छा है, लेकिन ये ऐसा डील है जिसके ऊपर कोई लिखा हुआ है बोल्डन कैपिटल में, अब सबको नहीं दिखता। सिर्फ़ कुछ एक जो हम जैसे तुच्छ प्राणी हैं, मनीष भाई, बोधी भाई और मैं और कई लोग, हम जैसे तुच्छ प्राणियों को दिखता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखा है, यू विल बी स्ट्रिप्ड इन फैमिली कोर्ट।
इस पे ये लिखा होता है। तो बिजनेस डील तो था ही, और जो इस पे डिजेनरेसी आ गई है उसका तो कोई भाई लिमिट है ही नहीं इस पे। और रही बात चॉइस की, वर्जिनिटी की, तो अगर किसी लड़के को वर्जिन चाहिए, इट्स हर मतलब जब आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाने से पहले अगर किसी लड़की का एक से ज्यादा होते हैं आजकल के जमाने में, तो आप उसको इट्स हर चॉइस तो बोलते हो। तो जब बंदा कोई लड़का जब उसकी चॉइस, हिज चॉइस को वो जब वो करता है, तो आप लोगों को जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपने ही सिखाई है। जो आपने सिखाई है उसका वो आप अभी उसका वो क्या कहते हैं कि उसका रिपल इफेक्ट देख रहे हो, कि जो आपने सिखाया वो लड़कों ने भी सीखा। अब वो आपसे सेम चीज डिमांड कर रहे हैं जो आप पहले उनसे कर रहे थे। ठीक है ना? अब वो उन लोगों ने, जिन लोगों ने देख लिया ना, ज्यादातर लोग कौन है ये जो वर्जिन लाइफ पार्टनर की डिमांड करते हैं, ये कौन है ये लोग? देखिएगा, आप ऐसे ऐसे शहरों से आते हैं, ऐसी ऐसी जगह से आते हैं, भले वो बड़े शहरों से ना आए, बड़े शहरों में भी अभी ऐसे बहुत लोग हैं। इन लोगों ने देख लिया है कि समाज अभी कैसे चल रहा है। जिन जिन घरों में शादियां हुई है, या जो लोग डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, वहां पे लोग कैसे रह रहे हैं, और एक दूसरे के प्रति कितना लॉयल हैं वो लोग। तो जब इसके मन में ऐसी भावनाएं आएंगी, वो कुछ ना कुछ एक है ना, कि डूबते को तिनके का सहारा, तो कोई ना कोई तिनका वो ढूंढेगा ही। इसको आप रोक नहीं सकते। बोधी भाई, आप इस पे कुछ अगर ऐड करो। हाँ भाई, हाँ हाँ, बहुत अच्छे बोले हो, ये चीज़ को एक्सप्लेन किए हो। तो मैं थोड़ा सा अभी इसको और थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ कि होता क्या है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि लड़की का जो है वर्जिनिटी जो है वो पूरा लड़की से रिलेटेड है, वो लड़के से रिलेटेड है नहीं। और सेकंड बात ये है कि लड़का जो है, अगर मान लेते हैं लड़के का भी इलिसिट रिलेशनशिप में है या लड़की का भी है, तो अगर हम लोग फिजिकल जो चेंजेस आते हैं अगर हम लोग देखें उसमें, तो चेंजेस जो होता है वो लड़की में ही होता है, लड़के लड़के में नहीं आता है कोई चेंजेस। और दूसरा वाला चीज़ जो है, एक होता है प्रेगनेंसी वाला भी बात होता है, वो भी लड़की ही प्रेग्नेंट हो सकती है, उसका ही एबॉर्शन हो सकता है, वो लड़के का नहीं होता है। तो ये कई कई बायोलॉजिकल चीज़ है, कुछ फिजिकल चीज़ है जो हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो अगर अभी हम एक कुछ एग्जाम्पल दे के देखते हैं, मान लेते हैं कि एक लड़की जो है उसका शादी से पहले रिलेशन रहा हो, भले ही उसका जो है उसको डंप ना किया गया हो, उसको जेन्युइन रिलेशनशिप में रहा हो, जो कि टूट गया किसी वजह से, 1-2 से टूट गया हो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं अपने मर्जी से मतलब ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे हाँ, अभी बॉयफ्रेंड चाहिए। तो ये जो है वो अपने हिसाब से करते हैं, तो इसमें हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते कौन किस हिसाब से करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी होता क्या है ये इन सब सिनेरियो में, जब उनका शादी होता है, तो अभी पॉइंट ये है, सबसे पहला बात तो ये होता है कि एक आदमी का जो है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर उसको मिलता है वो तो नेचुरल होता है, भगवान का दिया होता है, उसमें हम लोगों का कुछ करना होता नहीं है, हम लोग कुछ चेंजेस उसमें ला नहीं सकते। पॉइंट ये तो है कि आदमी को जो फिजिकल स्ट्रक्चर मिला है वो चेंज नहीं हो सकता। तो अभी आदमी का जो जेनिटल का जो साइज है वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो अभी अगर किसी लड़की का शादी होता है जिसका पुराना बॉयफ्रेंड्स रहा हो, जिनका जेनिटल का साइज जो है अभी के उनका जो पति है उनसे बड़ा रहा हो, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस सही नहीं हो सकता है, और ये बहुत कॉमन है। तो उस हिसाब से लड़की लोग आजकल जो है, मतलब आप लोग मानेंगे नहीं, या मतलब ऐसे केसेस आते हैं
जहाँ पे लड़की जो है फर्स्ट नाइट में ही बोल देती है अपने पति को कि मेरा बॉयफ्रेंड जो था उसका तो साइज़ आपसे बड़ा था। तो ये क्लियर मैसेज पहले दिन ही दिया जाता है कि आपका जो है वो छोटा है, ये आपका फेल्यूर है। इसलिए जो है मैं अभी एडल्टरी करने जा रही हूँ, ये पहला दिन होता है। और आदमी यहाँ पे क्या होता है, आदमी को यहाँ पे लगता है कि ये तो मेरा गलती है, मेरा छोटा है तो अब ये तो बीवी तो जाएगी ही जाएगी, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन आदमी को ये बात समझना चाहिए, इनका गलती है नहीं, इनको जैसे बनाया गया है भगवान भगवान द्वारा वो ऐसे ही है। अभी गलती जो है वो उस औरत की है जो पहले उस टाइप की मतलब लड़कों के साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किया और फिर आके आपसे शादी की। तो इनको जो है आपसे शादी करना ही नहीं था, क्योंकि उनका जो है वो प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो अलग किस्म का रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट पड़ता है वर्जिनिटी लूज़ करने का अर्ली एजेस में। और इसका और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग मैं डिस्कस करना तो चाहूँ। बोधी भाई आपने जो वो बात कही उससे मुझे 2 चीज़ें याद आ गई अभी। दोनों ही रियल इंसिडेंट्स थे जो एक तो मेरे नेबरहुड में ही हुआ और दूसरा जो हमारे एक एमआरए हैं उनके पास एक विक्टिम का कॉल आया था। तो उन्होंने ये बात बताई सेम टू सेम आप जब अभी बोल रहे थे तो आपकी बात सुनते-सुनते मेरे को स्ट्राइक हो गया दिमाग में अचानक से। मैं दोनों केसेस थोड़ा-थोड़ा शेयर करता हूँ। जो हमारे एमआरए के पास कॉल आया था जिनका, एग्ज़ैक्टली सेम अभी आपने जैसा बोला। लड़की के पहले से ही रिलेशनशिप था किसी के साथ। ऑब्वियसली आजकल के दिन में जब आप रिलेशनशिप बोलते हो तो वही है, सेक्सुअल तो होना ही है इसमें। तो शादी के बाद लड़का एकदम मतलब क्या कहते हैं उसको शरीफ जो है ना, वो उस टाइप का बंदा है, नहीं तो अरेंज मैरिज वो करता है क्यों? तो अच्छा खासा कमाता है, जॉब है उसकी, शादी करता है, सौहागरात के पहले दिन ही लड़की उसको बोल देती है कि तुमसे तो हो नहीं रहा। मेरा जो बॉयफ्रेंड है, उसका साइज़ तुमसे बेटर था, स्टैमिना तुमसे बेटर था। शादी के पहले दिन ही वो बोल देती है और 6 महीने 7 महीने मुश्किल से हुए होंगे। उसका बिहेवियर इतना डिटेरियोरेट कर जाता है कि वो माँ-बहन की गालियाँ देने तक उतर आती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें करती है। तो बीच में 2 बार उसके जो पति है, जो नई-नई शादी हुई थी, 1 साल भी नहीं हुआ, 2 बार उसको रंगे हाथों पकड़ भी लिया। उसी के घर में वो अपने बॉयफ्रेंड को बुला रही थी, जो उसका एक्स था। और मेरे नेबरहुड में जो इश्यू हुआ, उसमें आप देखिए कि लड़की जो है मतलब एवरेज से भी 10 गुना नीचे, ना लुक्स है, ना एजुकेशन कुछ है और बर्ताव तो भगवान भरोसे है। उसका शादी होती है एक लड़के के साथ, लड़का है एचडीएफसी बैंक में मैनेजर। पढ़ाई-लिखाई में भी बहुत अच्छा, दिखने में भी सुंदर, खानदान भी बहुत अच्छा, पैसे वाइज़ भी फाइनेंशियली भी बहुत वेल ऑफ है ये लोग। शादी होती है और आप सोचो उसके शादी में फेरे चल रहे हैं और उसका जो एक्स है वो आके इधर हल्ला शुरू कर देता है। शरीफ घर के लोग थे इसीलिए कुछ नहीं बोला, चुप रहे। यहीं पे उनकी सबसे बड़ी गलती थी, वहीं पे कॉल ऑफ कर देना चाहिए था शादी को, जब उसका एक्स आके यहाँ पे ये तमाशा कर रहा था। फिर किसी तरीके से विदाई होती है, जाती है लड़की, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 2 दिन में वो एक रिवाज होता है कि वापस आना होता है। उसमें आई लड़की, आके क्या करती है कि अपने पति को घर में बैठा के, पति भी साथ में आता है, इसका रिवाज है, तो बैठा के अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाती है। 11 बज रहे हैं रात को, आ नहीं रही है, सब लोग ढूँढ रहे हैं। फिर साढ़े 12 पौने 1 बजे वो बाइक से लड़का उसको उतार के लेके जाता है, पति उसका खड़ा है, सब कुछ देख रहा है, ठीक है? और 7वें दिन क्या फिर वो लोग वापस चले जाते हैं, रस्म खत्म। उसके बाद 7वें दिन वो अपना बोरिया-बिस्तरा बाँध के, अपना बैग-पैक लेके वो वापस आ जाती है। तो नेबरहुड में सब बातें करते रहे, ऑब्वियसली करेंगे ही। 1 हफ्ता नहीं हुआ शादी का, वो वापस आ गई। तो पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर पूरे हमारे नेबरहुड में क्या बातें फैल रही है कि लड़का तो इम्पोर्टेंट है। भाई कैसे इम्पोर्टेंट है? अब ऐसी बातें जब मेरे दिमाग में मेरे कानों में आती है ना तो मेरा दिमाग फट जाता है कि
तुम कैसे बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट है? तुमको पता भी है इम्पोर्टेंट का डेफिनेशन क्या होता है। कोई मेडिकल कंडीशन उसको हो सकती है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट इतनी जल्दी कोई नहीं होता। तो जो उसकी जो माँ है, उस लड़की की जो माँ है, वो जो लड़की है, वो पूरे हमारे नेबरहुड में ढिंढोरा पीट रही है। कल के हमारे डिस्कशन में भी मनीष भाई ने एक पॉइंट बताया था कि लड़की जब फॉल्स केस करती है, तो हर जगह ढिंढोरा पीटती है, मगर लड़के नहीं करते। अगर उसके ऊपर फॉल्स केस हो जाता है, तो चुपचाप दुम दबा के बैठा रहता है। सेम टू सेम यही पे है, गलती उसकी ही है, क्योंकि हम तो हमारे नेबरहुड में है, हम तो जानते हैं उस लड़की को, उसकी कैरेक्टर कैसी कैसी है। वो माँ बेटी मिलके पूरे नेबरहुड में बोल रही है कि लड़का तो एकदम फट्टू है भाई, इंपॉर्टेंट है, उससे कुछ नहीं होता, 2-3 मिनट से नहीं होता, ज्यादा नहीं होता है। अच्छा, तो 2-3 मिनट कैसे हो गया? तो अगर वो इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट होता है तो वो तो कर ही नहीं सकता कुछ, कोई फिजिकल रिलेशन वो बना ही नहीं सकता। तो 2-3 मिनट भी कैसे चल रहा है वो, मेरे को बता दो। यहाँ पे क्या हो गया? अब आप देख रहे हो ना कि जो एक्स्ट्रा सही बात है, मैटर सही बात है। कैसे इसमें आ मैं रहा है। एक चीज़ लगाता हूँ, मैं ऐड करता हूँ, क्या होता है ना इसमें इसमें मूवीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। इसमें जो है ना मूवीज़ में ऐसे दिखाया जाता है कि लड़के को पता रहता है कि लड़की का जो है बहुत सारे अफेयर्स रह चुके हैं पहले भी, लेकिन वो लोग क्यों मतलब जैसे एक रिसेंटली एक मूवी आया था मन मर्जिया करके, अभिषेक बच्चन तापसी पन्नू का। उसमें अभिषेक बच्चन आता है कहीं से आके, उसको पता रहता है कि लड़की का किसी और से अफेयर रहता है, लेकिन वो फिर भी ट्राई मारते रहता है कि मुझे इसी लड़की से शादी करना है। और मतलब बहुत ही मतलब चीप लेवल का मतलब ये दिखाया है कि मतलब आदमी कितना गिर सकता है किसी लड़की को पाने के लिए। मतलब कोई मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं। मतलब इस टाइप का दिखाया है, तो ये जो है ये प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बहुत लंबा प्री प्लान्ड अटैक है सोसाइटी के ऊपर, तो ये चारों तरफ से ये अटैक हो रहा है। तो हम लोगों को हाँ ऑफ कोर्स हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आपका बीएफ का अगर आपका बॉयफ्रेंड का साइज जो है वो बहुत बड़ा रहा है और यहाँ पे लड़के का 5-6 इंच का रहा हो हो सकता है कि आपको जो है सेटिस्फेक्शन ना मिले, मतलब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़का जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये वाला चीज़ शायद चेन्नई में हुआ था, जहाँ पे लड़की ने ऐसा केस किया था कि मेरा पति इम्पोर्टेंट है। फिर आदमी ने क्या किया, आदमी ने जो है अपना सेक्स वीडियो बनाया, किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ जाके उसने अपना सेक्स वीडियो बनाया और सेक्स वीडियो बना के जो है वो अपने इन लॉज को भेजा कि आप देखो कि मेरे से कितना होता है। तो ये ऐसा सीन है। तो अभी मैं एक पुराना एंशियंट टाइम का बात बताता हूँ, तब के टाइम में होता क्या था, ये जो लड़कियां जो मतलब अवेलेबल फॉर एवरीवन जो होता है उसको हम लोगों के शास्त्र के मतलब हिसाब से उसको सादा नारी बोला जाता था कि सादा नारी मतलब अवेलेबल फॉर ऑल। तो इन लोगों को जो है इन लोगों को समाज से बाहर रखा जाता था, समाज से बाहर रखा जाता था। और वहाँ पे शायद मतलब समझ लो कि अगर एक गांव में अगर 50-100 फैमिली है तो वहाँ पे एक ही सादा नारी होगी और जितने आदमी होंगे वो उनको वहीं पे जाना है, जिसको जिसको इंटरेस्ट होगा। तो अभी के टाइम में ऐसा हो गया है कि आप हर दूसरे तीसरे घर में आपको एक सादा नारी मिल जाएगा, जिसको आपको जो है आपको मतलब नारी बोल के देना पड़ेगा पूरा इज्जत। मतलब मैं बेइज्जती का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब इज्जत तो सभी इंसान का है, लेकिन मतलब मैं आप अगर कंपेयर करते हो कि एक जो एक ट्रेडिशनल हाउस वाइफ है और एक जो प्रोस्टिट्यूट है, अगर हम लोग उसमें कंपेयर करते हैं तो एक डिफरेंस होता है ना रेस्पेक्ट का लेवल में, अगर हम लोग लेते हैं तो वो वाला चीज जो है अभी हो ऐसा रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेशन उस लेवल का है। तो अभी रिसेंटली एक चीज हुआ था, क्या एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे एक लड़की जो है और एक लड़के को गांव वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तो पकड़ लिया तो उन लोगों ने क्या किया, लड़का और लड़की को पकड़ के जबरदस्ती उनका शादी करवा दिया। तो उसके बाद उन लोगों का इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद आ, लड़की बोलती है कि मुझे इसके 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 ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मैं इससे प्यार नहीं करती।
मैं इसका सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि ये मुझे पैसा वैसा देता था। मैं अपना मोबाइल रिचार्ज करता था, मेरे लिए मुझे मेकअप का सामान खरीद के देता था, तो मैं इसके साथ इसलिए रिलेशनशिप में थी। और लड़के से पूछा तो लड़का भी सेम बात बोल रहा है कि मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये पैसा लेती थी मुझसे, मैं मुझे एंटरटेन करती थी, तो इसलिए जो है मैं इसके साथ रिलेशनशिप में था। तो ये जो चीज़ है ये हम लोग को समझना चाहिए। अगर हम लोग समझे कि प्रोस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रोस्टिट्यूशन का मतलब आप यही होता है कि आप जो है सेक्स कर रहे हो किसी के साथ इन लिeu ऑफ मनी और समथिंग लाइक दैट, सिमिलर टू दैट। वो एडवांटेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बेनिफिट्स हो सकता है, तो लाइक अनड्यू एडवांटेजेस जो होते हैं, तो इस टाइप के अगर, तो ये जो आप लड़की लोग जो काम कर रहा है तो ये और मतलब देखे तो एक टाइप का प्रोस्टिट्यूशन ही है। तो ऐसे लोग अगर जाते हैं शादी करते हैं तो आपको समझना चाहिए कि वो क्या वो उन सब चीजों को निभा पाएगी, उन सब धर्म को निभा पाएगी जो एक धर्म पत्नी को करना चाहिए। और आप देखोगे कि कुछ लड़के भी आते हैं जो जिस पोस्ट के बारे में आपने बात किया था उस पोस्ट में काफी लड़के भी आपको मिल जाएंगे जो सपोर्ट कर देंगे। हाँ, और ये लोग प्राउडली बोल भी रहे थे कि मैंने ये पॉइंट वहां पे रखा था, जो पॉइंट मैंने बोला ना अभी कि किसी लड़के का ये गलती नहीं है कि उसका लिंग का साइज छोटा है। तो यहाँ पे वो लड़का जो है वो बोल रहा था उसको कि लिंग का साइज छोटा है तो औरत जो है, लड़की जो है वो जाएगी किसी और के पास। तो मैं ऐसे आदमी से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब अगर ऐसा है, आपके घर में कितने मर्द हैं? मान लेते ज्यादा मर्द नहीं, आप और आपके बाप हो, तो आपका बाप का साइज अगर आपसे ज्यादा हो जाता है, आपके हिसाब से आपकी बीबी को जाना चाहिए आपके बाप के पास। और अगर आपका बाप का साइज आपसे छोटा होता है तो आपके मम्मी को आना चाहिए आपके पास। इसका मतलब ये निकलता है जो वो उन भाई साहब ने बोला था। तो ऐसे समाज नहीं चलता है ना। हम लोग अगर ऐसे करते रहेंगे, अभी कुछ दिनों पहले वहाँ पे मतलब शायद 10-15 साल पहले एक मूवी आया था जहाँ पे सबसे पहले एडल्टरी वाला जो लव स्टोरी आया था बॉलीवुड में बना था एक मूवी। उसमें ऐसे दिखाया जा रहा था कि जैसे मतलब कोई कुछ है ही नहीं, सीन ही नहीं है, मतलब प्यार हो गया, एडल्टरी कर रहे हैं, फिर दोनों का शादी कर लिया, मतलब पति पत्नी को धोखा देके ये अपना पति को धोखा दे दिया, ये अपनी पत्नी को धोखा दे दिया, फिर दोनों ने अफेयर कर लिया, करके शादी कर लिया, कोई बात ही नहीं है। तो कुछ दिनों के बाद हो सकता है ये लोग दिखा देंगे कि बाप को बेटी से प्यार हो गया, माँ को बेटे से प्यार हो गया। तो हम लोग जो है ये इन लोग का टारगेट है। ये हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोगों का सोसाइटी को जो है ये बर्बाद करेंगे। और जो हम लोग अब पुराने वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उन सब को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा बोधी भाई के पॉइंट पे, जो आपने बॉलीवुड फिल्मों की बात की है। बेसिकली ये लोग कर क्या रहे हैं, इसे कहते हैं सटल ब्रेन वॉशिंग। आप माइक लेके तंबू गाड़ के अगर भाषण देने जाओगे, आपको नहीं पता कि वो कितना इफेक्टिव होगा और वो कॉस्टली ज्यादा होगा। ठीक है ना, आप एक फिल्म बना दिए अच्छे से डायरेक्ट करके, उस पे आपने आपका जो मैसेज है, मैसेज जो ये जो है ना, मास मैसेजिंग कैसे काम करती है, आप डायरेक्टली बोलो दिमाग में नहीं जाएगा। क्योंकि फॉर एन एग्जांपल, मैं अभी अगर आप सब लोग इसको करके देखें, जो लोग भी देख रहे हैं और आप दोनों भी, कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगले 5 सेकंड तक आप कुछ भी सोचो, लेकिन आप एक लाल एप्पल, रेड एप्पल के सिवाय आप कुछ भी सोचो अगले 5 सेकंड तक, आप देखो ट्राई करके कि आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि दिमाग में सिर्फ रेड एप्पल ही आएगा। तो ये जो मास मैसेजिंग का सिस्टम चल रहा है ना, ये मूवीज के थ्रू ही चल रहा है। मूवीज बोल लो, म्यूजिक बोल लो, ये सटनली इसको आपके
उसपे लाइफस्टाइल में ये लोग ऐड करते जा रहे हैं विदाउट यू बीइंग नोटिसिंग दैट। आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपके लाइफस्टाइल में ये थोड़ा-थोड़ा करके इसको ऐड कर दिया जा रहा है। मनीष जी। जी, भाई मनीष जी। बिल्कुल सही बात है। और जब ये मूवीज़ की बात चली रही है तो एक पॉइंट मैं भी ऐड करूँगा। और काफ़ी रिसेंट जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है इनका और काफ़ी सक्सेसफुल रहा, उसके बारे में भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मूवीज़ हमारी सोसाइटी में आज की डेट में सिर्फ़ एक एजेंडा का काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इनका मकसद है सिर्फ़ पैसा कमाना। अब पिछले साल जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या आत्महत्या हुई, जो भी हुई, उसको अभी तक क्लेरिफ़ाई नहीं किया गया। मगर हम सब जानते हैं कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड चलाया गया था ट्विटर पे और काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे। लेकिन क्या हुआ? सब लोगों ने उस पल के लिए जोश में उसका सपोर्ट किया, सब कुछ किया, बहुत बढ़िया चला। अब तक भी अच्छा ही चल रहा था एक तरफ से। लोगों ने बॉलीवुड की सीरीज़ को स्विच करके और हॉलीवुड की सीरीज़ देखना शुरू किया नेटफ्लिक्स पे या अमेज़न प्राइम पे। और जो बॉलीवुड था वो एक तरफ से काफ़ी मतलब आप समझिए कि काफ़ी अपने आप को बैक महसूस कर रहा था इस टाइम पे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब खेलना शुरू किया दूसरे तरीके से। अब इन्होंने देखा कि भई लोगों के अंदर जो एक बची-कुची धारणा है पैट्रियोटिज़्म की, उसके साथ खेला जाए। तो ये जो शेरशाह नाम की नई मूवी आई है, इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि ये लोग इस तरह की मूवी बनाते हैं कि आपको मैनिपुलेट किया जाए। और ठीक है, आपने एक मूवी बनाई जो देशभक्ति मूवी थी, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन आपका ये बनाने का मकसद क्या था? इसका मकसद यही था कि आप हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड को आप तोड़ सकें। सिर्फ़ किसी हीरो के ऊपर वर्दी देखते ही आधी से ज़्यादा जनता उस मूवी को देखने चली जाती है, क्योंकि उनको पता है कि भैया एक्शन पैक्ड मूवी होगी, काफ़ी मज़ा आएगा देखने में और बॉम्ब फूटेंगे, ये होगा, वो होगा, मारपीट होगी। और यही चीज़ देखने लोग जाते हैं बेसिकली। और साथ में मसाला वो लोग ऑब्वियसली लव स्टोरी का भी डालते हैं। इससे होता क्या है? जो जनता है उसका पैसा बर्बाद, जो मार्टियर जो मरा, उसका नाम लेकर हीरो नाम कमा लेता है। आज की डेट में आप सोशल मीडिया पे जाके या गूगल पे जाके भी आप अगर कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम डालेंगे, तो उनकी फ़ोटो शायद बाद में आए और सबसे पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा की फ़ोटो आएगी। लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा पैसे कमा लिया, आज के बाद जब भी सिद्धार्थ मल्होत्रा की हो, चाहे उस पूरी टीम की कोई भी औलाद होगी, आगे द 2 पीढ़ी तक, 3 पीढ़ी तक भी, तो क्या वो औलादें आर्मी जॉइन करेंगी? नहीं करेंगी। इन्होंने जो पैसा कमाया, क्या उस पैसे को ये लोग फिर से किसी आर्मी मार्टियर के घर में देंगे? नहीं देंगे। एक आर्मी का बंदा जब मरता है, तो सरकार उसको सिर्फ़ 10 लाख रुपए देकर शांत कर देती है कि भैया आपने देश के लिए अपनी जान दी है, आपके परिवार को हम 10 लाख रुपए देते हैं बस। क्या 10 लाख रुपए से ज़िंदगी सँवर जाएगी? नहीं। और वहीं दूसरी तरफ ये बंदा किसी और के नाम से मूवी बनाता है और 400 करोड़, 500 करोड़, ना जाने कितने करोड़ों का बिज़नेस हो रहा है। क्या ये कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह से पैट्रियोटिज़्म की तरफ जा रहा है? या ये सिर्फ़ जनता का पैसा खा रहे हैं? मनीष भाई, सिर्फ़ आपने अपना बिल्कुल कि एजेंडा जो चला रहे हैं। हाँ, इस पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा आपके पॉइंट पे कि जब एक पॉपुलर मूवमेंट चलती है, जैसे बॉलीवुड तो वैसे भी गटर की फैक्ट्री है। आधे बिल्कुल, से ज़्यादा यहाँ पे माफियाज़ हैं, फिर मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ड्रग एडिक्ट्स हैं, प्रोस्टिट्यूशन तो धड़ल्ले से चल रहा है उधर। बिल्कुल। और जब सुशांत के मौत के बाद जो भी उसका रीज़न रहा हो, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। हुँ, बात जब बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की बात आती है, तो आप ऐसे मूवीज़ बना लेते हो, मतलब पैट्रियोटिज़्म के बहाने अपने पाखंड को छुपाने की कोशिश करते हो। आप और भले मैं छोड़ देता हूँ कि बॉलीवुड को बॉयकॉट करने का कोई एक सेंटिमेंट चल रहा होता। आप एक मान लो कि ऐसा कोई सेंटिमेंट चल ही नहीं रहा था। फिर भी ये लोग क्या करेंगे, लोगों का जो इनोसेंस है, ये देश की बात करेगा तो कोई भी बंदा सपोर्ट करेगा, भले पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इनकी कोई भी हो, मारपीट कर रहा हो आपस में सुबह-शाम,
फिर भी जब देश की बात आएगी तो बंदा सपोर्ट कर देगा इन वॉट एवर वे दे कैन। तो आप ऐसे सीरियल मूवीज बनाते हो, फिर अभी जैसे इसने ये मूवी बनाया शेरशाह, ठीक है, उसके अगले बात जाके देखो कि सेम टू सेम वैसा कोई एक मूवी बना देगा जिसमें किसी और की बीवी के साथ या फिर किसी के मतलब कोई भी एक इमोरल जो चीज है उसको प्रमोट करने लगेगा अपने मूवी में। वही बात बोल रहा हूँ कि इमोरालिटी को ये लोग, इनके पास देखिए कि क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट बैठे रहते हैं करोड़ों रुपए फीस लेने वाले, तो इनको पता है कि लोगों के दिमाग से कैसे खेलना होता है। तो ये ऐसे ऐसे मूवीज बना के वो लोगों को खाली डाइवर्ट करना चाहते हैं, बाकी इनको फैलाना सिर्फ गंदगी ही है। और भारत में जो ये सब कुछ अभी चल रहा है ना कि ये सारे अडल्ट्री वगैरह वगैरह वगैरह, नहीं तो 12 साल का बच्चा 13 साल का बच्चा अपने सोशल मीडिया के बायो में लिख के रखता है, प्रोनाउंस बैठा रहा है, लिख रहा है प्रोनाउंस लिख के मैन आर ट्रैश, वुमेन आर ऑप्रेस्ड, उसके ऊपर थ्रेड लिख रहा है। 12 साल के बच्चे को क्या पता इन सब की चीजें, इन चीजों के बारे में, अगर उसका ब्रेन वॉशिंग नहीं चल रहा है। मैं मान लेता हूँ कि 12 साल के बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाता, कुछ नहीं किया जाता, वो ऐसे ही करते हैं, हालांकि दे देते हैं आजकल के पेरेंट्स। मैं मान लेता हूँ कि मोबाइल नहीं देता इसको, तो वो क्या सीखता है, वो टीवी देखता है, टीवी तो देखेगा ना, कंफर्म हर घर के बच्चे देखते हैं, उसपे मूवीज देख रहा है, कार्टून्स देख रहा है, न्यूज तो अच्छा मैं छोड़ देता हूँ। तो इन सारे मीडिया प्लेटफॉर्म में आप घुमा फिरा के देख लो कि ये जो फेमिनिज्म का मतलब झूठा एजेंडा है, ये एजेंडा और ये जो इमोरल चीजें हैं, इन सबको इन अ सटल वे ये लोग प्रमोट कर रहे हैं ताकि डायरेक्टली ना जाए, क्योंकि डायरेक्टली बोलेगा ना तो उसमें रेजिस्टेंस आएगी। जैसे किसी मूवी में अगर दिखा रहा है कि वो किसी और के बीवी के साथ भाग रहा है, उसको डायरेक्ट जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, उसको घुमा के बताएंगे कि नहीं, उसके उस औरत के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उसकी जबरदस्ती से शादी हो गई वगैरह वगैरह, ऐसा जो कि आपको रियल लाइफ में बहुत कम दिखने को मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है ऐसी चीजों में। या ये 1920 नहीं है कि माँ बाप ने बोला कि शादी कर ले तो चुप करके बेटा बेटी शादी कर लेगा। तो इनके दिमाग के साथ कुछ ना कुछ तरीके से तो खेलना होगा। और इमोशन एक ऐसी चीज है जिसका प्रॉफिट रेट, ग्रोथ रेट बहुत हाई होता है। इमोशन जो बेच सकता है, जिसको एक बार लत लग जाए, वो हमेशा करेगा, इसको जुए की तरह होता है। तो बॉलीवुड वाले यही कर रहे हैं, इमोशन। और ये जो इमोशन ही तो है, पेट्रियोटिज्म भी तो एक इमोशन ही है। इन इमोशंस के अंडर, इनके पीछे छुप के, एक तो अपना पैसे कमा रहे हैं और अपना एजेंडा चला रहे हैं, और दूसरा है कि समाज में जो है इमोरल एक्टिविटीज को इस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। आज आप सबने अपने अपने पॉइंट्स रखे हैं, तो डिस्कशन तो इस पे और भी चल सकती है, लेकिन इस वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण इसको आज यहीं पे क्लोजिंग कमेंट्स के साथ बंद करते हैं कि हम इससे अब कैसे डील करें और अपने लाइफ में क्या करें, ठीक है, क्योंकि हम दूसरों का लाइफ तो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो हम अपना लाइफ ही वो करेंगे जो मैं अपने पर्सनल लाइफ में करता हूँ। कि देखिए, एक एक पॉइंट पे आके जब आप आ जाते हैं तो आपको कुछ चीजें सोचनी पड़ती है, और समाज में जैसे चल रही है आपको वैसे ही स्वीकार करनी पड़ती है। जैसे मैंने क्या किया, मैंने शादी नहीं करना, ठीक है, मैंने शादी नहीं की और मोस्ट प्रोबेबली मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें मैं देखते आ रहा हूँ, मेरे सामने होती आ रही है। ये अडल्ट्री, प्रोमिस्क्यूटी सिर्फ ये पॉइंट नहीं है, बायस्ड लॉ से लेके हर कोई एक चीज आप देख लो कि जो ओवरऑल बायसनेस है मर्दों के प्रति, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं अकेला बंदा उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। मेंस राइट के लिए 20-25 साल से भारत में आवाज उठ रही है, लेकिन आज तक क्या चेंज हुआ? एक 498 ए में एक छोटा सा चेंज हुआ था जो कि नेग्लिजिबल है, और जो चेंज हुआ था वो भी इम्प्लीमेंट नहीं होता भारत में ढंग से पुलिस स्टेशन में, जो आप सबको पता है। तो इसके ऊपर मैं वो लाइफ मैथ मनी ने जो किया, मतलब उनका जो स्टैंड है, मैं इससे थोड़ा बहुत सहमत हूँ कि अगर जिनको शादी करना है उनकी पर्सनल चॉइस है, और रिश्ते के शुरुआत में ही आप सब कुछ सामने रख दो तो बेटर है। अ, इससे क्या होगा कि बाद में कोई कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कॉम्प्लिकेशंस तो रिश्ते में आएंगी, ऑफ कोर्स आएंगी, लेकिन कम आएंगी। अगर आपका प्रायोरिटी आपके पार्टनर के पिनाइल साइज में है, उसके स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना में है,
तो मेक श्योर यू मेक दैट क्लियर बिफोर द इन द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप कि हाँ, नहीं तो मुझे इतने साइज का पेनिस साइज चाहिए और इतना मिनट का स्टेमिना होना चाहिए, वरना मैं रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी। तो अगर आप पहले ही से उसको बता देते हो तो लड़का समझ जाएगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम चलो। और लड़का की भी अगर कोई डिमांड होती है कि मेरे को वर्जिन चाहिए, ये झूठी कहानी मुझे मत सुनाना कि साइकिल चलाते वक्त मेरी हाइमेन टूट गई, क्योंकि ये अब पुरानी हो गई, ये बिकती नहीं है ये कहानी। तो अगर जब रिलेशन शुरू करो, चॉइस सबकी होती है, इसको रिस्पेक्ट करना सीखो। इसके बीच में फेमिनिज्म या ईगो या चॉइस को मत घुसाओ, क्योंकि चॉइस जितनी तुम्हारी है उतनी उस लड़के की भी है। तो अगर लड़का वर्जिन चाहता है तो उसके पास पूरा अधिकार है, कानूनन वो डिमांड कर सकता है। तुम्हें उससे डिमांड को फुलफिल करने को कोई नहीं बोल रहा है। अगर तुमको करना है तो तुम करो, नहीं करना मत करो। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, क्योंकि ये सोसाइटल इशू भले ही हो, लेकिन इसको हम पर्सनल लेवल पे डील करना बेहतर रहेगा, क्योंकि ओवरऑल अगर सोसाइटी के बेसिस पे हम इस पे कोई स्टैंड लेने जाएंगे तो इस पे खाली झगड़ा होगा और कुछ नहीं होगा। जी मनीष भाई, आपका क्लोजिंग कमेंट इस पे, इसके साथ हम कैसे डील करें, और बाद में बोधी भाई इसके साथ ही इसको डिबेट को आज के लिए इधर कंक्लूड करेंगे। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो वर्जिनिटी लूज़ करने वाली बात है, ये आपने एक तरह से जो कहा कि साइकिल से या स्पोर्ट्स एक्टिविटी से ये हो जाता था, तो कहीं न कहीं ये पॉसिबल है और होता भी है। बट आज की जो सोसाइटी है, आज का जो माहौल है, उसको देखते हुए हम ये एग्री करना थोड़ा मुश्किल है कि हाँ यार, ये ऐसा हुआ होगा। हम दूसरे पर्सपेक्टिव पे भी इसको सोच सकते हैं, क्योंकि उस पर्सपेक्टिव पे कोई बात नहीं करना चाहता। दूसरी बात ये है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, उनको ये देखना चाहिए कि ये उनकी पर्सनल चॉइस है, बिल्कुल है, लिबर्टी है, बिल्कुल है। उनके अपने राइट्स हैं, यस बिल्कुल हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप मल्टीपल पीपल के साथ इंडल्ज होते हो तो इसमें खतरा भी है, आपके हेल्थ को खतरा है। जिससे कि आपके फैमिली को हेल्थ का खतरा तो नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है, जैसे कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, कंटिन्यूअसली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने की वजह से, तो जैसे एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स है, उस तरह से अगर कोई बीमारी हो जाती है जो लाइलाज है, तो इसका ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं। और इससे फिर आप जानते हैं कि सोसाइटी में फिर लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं। पहले जो लोग आपको कूल बोल रहे थे, वही लोग आपको गालियाँ भी देंगे, और इनफैक्ट कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं आता है। ये एक फैक्ट है। भले ही गवर्नमेंट कितना भी कैंपेन चला ले कि भैया एड्स वालों को छूने से खतरा नहीं है, एड्स वालों के साथ खाने से खतरा नहीं है, लेकिन रियल ग्राउंड में ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स और नर्सेस को छोड़कर वैसे पेशेंट्स को नॉर्मल लोग बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको लेग पुलिंग करते हैं। तो ये उनको सोचना है जो अपनी लिबर्टी का मिसयूज़ करते हैं, जो ये सोचते हैं कि भई हम तो फेमिनिस्ट हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम इट्स माय चॉइस, इट्स हर चॉइस। तो जो लोग कहते हैं कि इट्स हर चॉइस, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है ये। तो बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर बैठकर आप बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर देते हैं। आप कह देते हैं कि भाई लड़कियाँ कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन आप उसके एडवर्स कंडीशंस को नहीं देखते। आपके जो बयान हैं वो किसी के लिए कितने बुरे हो सकते हैं, इसके ऊपर आप ध्यान नहीं देते। आप खाली एक तरफ़ा सोचते हैं और एक तरफ़ा आप बयान देते हैं। तो वही है कि समाज को हर चीज़ सोच समझ के चलना चाहिए। हमारी जो पुरानी संस्कृति थी वो कुछ न कुछ सोच के बनाई गई थी। मनुस्मृति जो है वो जीवन का एक आधार है, उसमें रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसमें एक प्राणी को अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में दिया गया है कि एक जीने का जो एक एक बहुत ही सही मार्ग जो होता है, एकदम पथ प्रदर्शन किया गया है उसमें। लेकिन वही है कि हम उसको भुलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाई लोग हमें कूल बोलें, लोग हमें मॉडर्न बोलें। हम वेस्टर्न साइड में ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और अपनी संस्कृति खोते जा रहे हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमें जो है अपनी चीज़ों पे
हमें अपने खुद का ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपने खुद के बारे में सोचना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं, क्या वो कितना सही है? और उसके बाद आप जस्टिफ़ाई कीजिए कि किसकी कंडीशन क्या है, दूसरे का बड़ा है, छोटा है, जो भी है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप खुद से क्या हो? पहले आप खुद को देखो, अपना गिरेबान देखो कि आपने पास्ट में क्या किया है और अब आप क्या करने वाले हो। उसके बाद आप किसी और को जज करो। नहीं तो जो रियलिटी आपके साथ है, आप उसको एक्सेप्ट करो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो और एक अच्छी खुशहाल लाइफ़ का सपना देखो, बस।